नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे में हूं प्रीति। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना। भूमि सीमा समझौता, तीस्ता जल बंटवारे, रेल संपर्क और कारोबार पर होगा जोर। ढाका में यात्रा को लेकर उत्साह। बारिश कम होने पर किसानों को डीजल, बिजली और बीज पर सब्सिडी। कृषि मंत्रालय ने की तैयारियों पर बैठक। अगले 48 घंटों में मानसून के पूर्वोत्तर भारत में पहुंचने की संभावना। अदालत पहुंचा वन रैंक वन पेंशन का मामला। मद्रास हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में केंद्र से मांगा जवाब। याचिका में लागू करने की समय सीमा बताने की मांग। पाकिस्तान के रक्षा बजट में 11% का इजाफा। रक्षा खर्च 700 से बढ़ाकर 780 अरब रुपए करने का ऐलान। तालिबान से मुकाबले के लिए बढ़ा बजट। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप से हटा भारत। 21 सदस्यों को अमेरिका का वीजा नहीं मिलने पर भारत का विरोध। वॉशिंगटन में वापस नहीं लौटने की दी दलील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे और लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और सहयोग बढ़ाने को लेकर कई समझौते होने की उम्मीद है। वहीं भूमि सीमा समझौता लागू करने के दस्तावेज भी हस्तांतरित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बांग्लादेश पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा की सबसे अहम उपलब्धि दोनों देशों के बीच भूमि सीमा समझौते को लागू करना होगा। बांग्लादेश ने पहले ही इस समझौते को अपनी संसद से पारित करा दिया था। पिछले सत्र में भारतीय संसद ने भी इसे पारित कर दिया है। इस समझौते के बाद दोनों देशों के एनक्लेवों में रहने वाले लोगों को मर्जी से अपने अपने देश में वापस लौटने की छूट मिलेगी। Those people who wish to go to the country of origin, nationality, whatever you call it, will move. So when we actually do that exchange of the instruments of ratification, at that time we will make public what are the modalities to deal with the consequences of the implementation of the land boundary agreement and the protocol. दोनों देशों के बीच कारोबार से जुड़ी समस्याओं को हल कर व्यापार का दायरा बढ़ाने पर भी जोर होगा। We've actually discovered an enormous, I would say, agenda of shared interests. Today, if you look at, areas like power or, movement of people, energy, business. औपचारिक स्वागत के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रतिनिधिमंडल के साथ वो बात करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। More initiatives on connectivity, initiatives that would cover, I mentioned the bus services, but the movement of goods across the land border, the coastal shipping, inland waterways. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका में बांग्लादेश के विभिन्न तबकों के लोगों से भी मुखातिब होंगे। विभाजन के बाद भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसर है जब बांग्लादेश के साथ सीमा संबंधी सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। व्यापार के मामले में सहूलियत देकर भारत ने बांग्लादेश का दिल जीतने की कोशिश की है। अब बचेगी आतंकवाद की समस्या, जिसे दोनों देशों को साथ मिलकर हल करना है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा को लेकर ढाका में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। दोनों देशों को इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने की उम्मीद है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के मीडिया सलाहकार ने इस यात्रा को खासा महत्व देते हुए इसे दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत बताया है। Relationship is going on between the two countries, resolving the outstanding issues, including the LBA and the future prospect of resolving the issue of Tista water and also other border killing. और हमारे साथ हमारी सहयोगी आरफा खानम शेरवानी इस समय ढाका से मौजूद है, उनका हम रुख करेंगे। आरफा, इस दौरे को कितना ऐतिहासिक समझा जाए, क्योंकि जब दो देशों के बीच सीमा को लेकर कोई समझौता हो तो जरूर ये इतिहास में दर्ज होता है। कितना महत्वपूर्ण इस दौरे को आप मान रहे हैं?
प्रीति देखिए, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1974 से लेकर अब तक कितनी बार बातचीत हुई। 2011 में तकरीबन मामला सील हो गया था, उसके बावजूद भी 2015 तक ही ऐसा हो पाया कि इतना लंबा पुराना आउटस्टैंडिंग इशू जो दोनों देशों के बीच कहीं न कहीं एक तरह की फांस लगी हुई थी, वो सुलझाने के बाद, पार्लियामेंट से वो क्लियर होने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए हैं। तो जो गुडविल जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल असाधारण है। आप अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि यहाँ पर ड्राइवर्स से लेकर, यानी कि इतने ऐसे लोग जिनको शायद राजनीतिक उतनी मालूमात नहीं है, उनसे लेकर और आम लोग एयरपोर्ट पर वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि उन्हें भी इस बात का अंदाजा है, इस बात की मालूमात है कि लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट जो है भारत और बांग्लादेश के बीच वो हल हो चुका है। अब उसको अमली जामा पहनाना है। यहाँ पर आज ही के दिन इस पर आधिकारिक हस्ताक्षर भी होंगे। लेकिन एक और चीज जो महत्वपूर्ण है वो तीसरा समझौते को लेकर है, जिसको लेकर लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस बार एजेंडे में शामिल नहीं है, यानी कि इस बार कम से कम हल नहीं होगा। तो खास जोर है प्रीति इस बार लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट के साथ गुडविल जो आई है उसके एक पूरे दायरे में देखने के साथ साथ ट्रेड है, कनेक्टिविटी है और आतंकवाद पे काबू, ये तीनों चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से अगर कनेक्टिविटी को ही अगर देख लिया जाए तो बस सर्विसेज जो है वो 2 शुरू की जा रही हैं। उसमें से जो एक बस सर्विस है कोलकाता, ढाका, अगरतला, उसको फ्लैग ऑफ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना। तो ये महत्वपूर्ण है कि किस तरह से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं कि आना जाना आसान हो सके। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से जो बिजनेसेस हैं, जो कारोबार है, उसमें भी कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। आतंकवाद पिछले दिनों में आपने सुना होगा, हालांकि फिलहाल भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है, लेकिन बांग्लादेश से भी कुछ ऐसे तत्व उभर रहे थे जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। कहीं न कहीं बांग्लादेश सरकार उस पर भी लगाम लगाने में काफी हद तक कामयाब रही है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। कम से कम 20 ऐसे समझौते हैं जो किए जाने की उम्मीद हो रही है, जिसमें कि ट्रेड, कनेक्टिविटी और एंटी टेररिज्म, ये 3 खास मुद्दे हैं जिन पर जोर होगा। लेकिन देखिए, एक खास बात जो ज्यादातर एक तरीका रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, जब अपने विदेश यात्राओं पर जाते हैं वो वहां डायस्पोरा से मुलाकात करते हैं। इस बार अब तक जो हमें सूचना है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई NRI रैली अभी तक योजना उसकी नहीं बन रही है। जी आरफा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो करीब 20 समझौतों पर हस्ताक्षर भारत और बांग्लादेश के बीच होंगे। अहम जो भूमि सीमा को लेकर समझौता हुआ है उसे अब अमली जामा पहनाया जाएगा। आइए अब आगे की खबरों का रुख करते हैं। भारत और नीदरलैंड्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के बीच कल दिल्ली में हुई शिखर वार्ता में इसमें सहमति बनी। इसके अलावा दोनों देशों ने बुनियादी ढांचे, निवेश, कृषि और अक्षय ऊर्जा समेत 13 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार किया है। 3 दिन की भारत यात्रा में दिल्ली पहुंचे नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात की। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक हुई। इसके बाद साझा बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करेंगे। We agreed that we both stand to benefit from closer bilateral and multilateral cooperation, including in areas such as countering terrorism and extremism, defense, maritime security and cyber security. We have agreed to set up a joint working group on counter-terrorism, which will hold its first meeting on 19th June. दोनों देशों ने बुनियादी ढांचे, शिपिंग, पोर्ट, जलमार्ग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक के अलावा स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड से आने वाले सैलानियों के लिए ई-वीजा देने का ऐलान किया। वहीं नीदरलैंड्स ने मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने की बात कही है। Prime Minister Modi has ambitious plans for economic growth and has announced major initiatives like Make in India and Clean India. The Netherlands is a key partner in helping India achieve these goals and to learn from India so that we also can apply these lessons in the Netherlands. Indeed, our two nations have long-standing ties. मार्क रुट्टे शनिवार को 2008 के मुंबई हमलों में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और कॉर्पोरेट जगत के सीईओ से मुलाकात करेंगे। वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे और कुछ समझौते भी होंगे।
अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने कमजोर मानसून से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बारिश कम होने पर किसानों को डीजल, बिजली और बीज पर सब्सिडी दी जाएगी। इस बीच कल केरल पहुंचा मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसान नई फसल बोने के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, लेकिन कमजोर मानसून ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। शेतकरी ने अभी किसान ने पूरा खेत तैयार किया है और वो जो बता रहे कम बारिश आएगी या ज़्यादा आएगी तो एक उनमें करेक्टिव होना चाहिए, तो किसान को मालूम होता है कि अपने खेत में कौन सी फसल लगाना है। इधर दिल्ली में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कल मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सरकार ने कमजोर मानसून से निपटने के लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करने का फैसला किया है। इसके अलावा अगर बारिश कम होती है तो किसानों को 1 लीटर डीजल पर 10 रुपए की सब्सिडी जारी रहेगी। साथ ही सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली दी जाएगी। वहीं बीज पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। पिछले बार ही यदि स्थिति रही जो पूर्वानुमान है, न भी हो सकता है, तो बहुत असर नहीं पड़ना है। और बहुत असर नहीं पड़ना है। और दूसरा, जिन क्षेत्रों के विषय में कहा जाता है वो हमारा सिंचित इलाका है और जलाशयों की स्थिति बहुत अच्छी है। इस बीच 4 दिन की देरी से कल मानसून केरल पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में ये आंध्र, तेलंगाना होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच सकता है। इस बीच मुंबई समेत देश के कुछ हिस्सों में कल मानसून से पहले की बारिश हुई। मौसम विभाग ने मार्च में 93% बारिश का अनुमान जताया था, लेकिन अल नीनो के चलते अब 88% बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मैगी नूडल्स में निर्धारित मात्रा से ज्यादा मात्रा में मिले एमएसजी और लेड की वजह से सरकार ने इसकी बिक्री और उत्पादन के साथ साथ आयात पर भी पाबंदी लगा दी है। सरकार ने कहा है कि मैगी ने लेबलिंग कानून का भी उल्लंघन किया है। महाराष्ट्र ने भी मैगी नूडल्स पर पाबंदी लगा दी है। उधर नेस्ले के सीईओ ने कहा है कि उपभोक्ताओं की आशंका दूर करने के लिए मैगी को वापस लेने का फैसला किया गया है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी नूडल्स को सेहत के लिए नुकसानदेह करार देते हुए मैगी के सभी 9 वेरिएंट्स की बिक्री, उत्पादन और इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। FSSAI के मुताबिक कंपनी ने मैगी के पैकेटों पर नो एमएसजी का लेबल लगाकर ग्राहकों को गुमराह किया है। साथ ही कई उत्पादों की बिक्री से पहले इजाजत नहीं ली गई। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के दृष्टि से जो रेगुलेशंस हैं उसका वायलेशन हुआ है और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि मैगी इंस्टेंट नूडल के जो 9 अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं वह मार्केट से रिकॉल कर लिए जाएं। दूसरी बात कि जो लेबलिंग स्टैंडर्ड्स के रेगुलेशन हैं, लेबलिंग रेगुलेशंस हैं, उसको मैगी ने फॉलो नहीं किया है। उधर मैगी उत्पाद बनाने वाली कंपनी नेस्ले की ओर से कंपनी के ग्लोबल सीईओ पॉल बुल्के ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने की कोशिश की। नेस्ले ने दावा किया है कि मैगी सेहत के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और सभी परीक्षण मानकों में इसे सही पाया गया है। बुल्के ने कहा कि उपभोक्ताओं की आशंका को दूर करने के लिए मैगी को बाजार से वापस लेने का फैसला किया गया है। The Maggi noodles in India are safe for consumption. More than 100 years here in India to secure our first priority, safety and quality of our products. These results are conclusive for us. We want to share them with the authorities to clarify. I think this is a matter of clarification. घातक रसायनों की पुष्टि के बाद बीते कुछ दिनों में कई राज्यों ने मैगी की बिक्री पर जहां पाबंदी लगाई है, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की जांच में मैगी को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि सिंगापुर और नेपाल जैसे देशों ने भारत से मैगी के आयात पर रोक लगा दी है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। खाद्य सुरक्षा मानक संस्था FSSAI के सीईओ YS मलिक ने कहा है कि केंद्र सरकार अब हर 6 महीने में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच को आवश्यक बनाएगी, जिससे मैगी जैसे विवाद न हो सके। FSS एक्ट की सेक्शन 26 में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है फूड बिजनेस ऑपरेटर को। लेकिन शायद अब ये इंस्टेंस देखने के बाद हमारे लिए भी ये जरूरी हो गया है कि हम उनको ये कहें कि हर 6 महीने जो प्रोडक्ट की अप्रूवल दी गई है वो उसको एक इंडिपेंडेंट लैब से टेस्ट करा के हमें उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट जरूर। तो इस रविवार
रात 8 बजे हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में आप देख सकते हैं कि आखिर क्या है मैगी विवाद। और फिलहाल यहां हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। Our guest this week is a woman whose life changed with just a gunshot. पार्लियामेंट में आपको कितना सीरियसली लोग लेते हैं? 1 साल तो मुझे पूरा सीखने में ही लग गया, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। मैं फर्स्ट बार सांसद हुई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी स्कीम्स से लोगों तक पहुँचाना चाहिए। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ रह के भी कुछ नहीं है, ऐसी आज की मेरी सिचुएशन है। वॉच मी रक्षा खड़से ऑन इट्स माई लाइफ। सेना ने जम्मू कश्मीर बारामूला में नियंत्रण रेखा के नजदीक घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना ने पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बीते दिनों कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में भी सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया था। तब जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला अब कोर्ट में भी पहुंच गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक एस चिन्नादुरई की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। कैबिनेट, वित्त और रक्षा सचिव से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। याचिका में सरकार को तय समय में 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। अर्जी में दावा किया गया कि 90% पूर्व सैनिक गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। इस मामले पर पूर्व सैनिक 14 जून से देशव्यापी आंदोलन करने वाले हैं। उधर सरकार कह चुकी है कि इस मामले को जल्द ही सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका का वीजा नहीं मिलने के बाद भारत ने विरोध में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया है। 31 सदस्य भारतीय दल में महज 10 सदस्यों को ही अमेरिका ने वीजा दिया। भारतीय तीरंदाज अमेरिका में होने वाली विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपना जौहर नहीं दिखा सकेंगे। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने भारतीय दल के 21 सदस्यों को वीजा देने से इनकार कर दिया। दूतावास ने महज 7 तीरंदाजों, 2 कोच और भारतीय खेल प्राधिकरण के 1 सदस्य को ही वीजा दिया। इनमें भारत के जाने माने कोच चेई वोम लिम भी शामिल हैं। दूतावास को डर है कि ये वापस भारत नहीं लौटेंगे। जो कारण बताया बहुत ही दुखदायी है और हमने इसलिए फैसला किया कि आधी अधूरी टीमें भेजना इसका कोई फायदा नहीं है और हम स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करेंगे और हमने टीम को विड्रॉ कर लिया। ये चैंपियनशिप 8 से 14 जून तक साउथ डैकोटा के यांगटोन में होनी है। टीम को अमेरिका के तीरंदाजी संघ से चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का न्योता मिला था। भारत सरकार ने भी इस दौरे को मंजूरी दी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी महासंघ से इस मामले में दखल देने को कहा गया है। ऑर्डिनरी लोग नहीं जा रहे, ये कोई टूरिस्ट वीजा लेके नहीं जा रहे, ये सब स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं और जब स्पोर्ट्स के जाते हैं तो इसकी रिस्पांसिबिलिटी भी हमारी फेडरेशन की है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी का ऑफिशियल साथ जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारतीय तीरंदाजों ने कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते हैं। इस खेल में भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत की शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता हासिल करने की उम्मीद बढ़ गई है। रूस के उफा में अगले महीने होने जा रहे संगठन के शिखर सम्मेलन में भारत को पूर्ण सदस्यता मिलने की उम्मीद है। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों ने इससे जुड़े मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शंघाई सहयोग संगठन मामलों के लिए रूसी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि बख्तियार खाकिमोव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मसौदे को संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने पेश किया जाएगा, जो 9 और 10 जुलाई को होने जा रहे शिखर सम्मेलन में इस पर फैसला लेंगे। 2001 में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन में भारत को फिलहाल पर्यवेक्षक देश का दर्जा हासिल है और स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने पिछले साल आवेदन किया है। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में पिछले साल के मुकाबले 11% का इजाफा किया है। सरकार ने रक्षा खर्च 700 अरब रुपए से बढ़ाकर 780 अरब रुपए करने का ऐलान किया है। इसके लिए उसने तालिबान के खिलाफ लड़ाई के लिए सेना और सुरक्षा की जरूरतों का हवाला दिया। वित्त मंत्री इसहाक डार ने बजट पेश करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए रक्षा बजट में इजाफा जरूरी है। वित्त मंत्री ने आतंकवाद के चलते घर छोड़ने वाले हजारों परिवारों के पुनर्वास के लिए 100 अरब रुपए दिए जाने का भी ऐलान किया। आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान में 1 दशक में 50,000 लोग मारे गए हैं, जबकि सेना की कार्रवाई के चलते हजारों परिवार बेघर हुए हैं।
इराक में सद्दाम हुसैन के शासनकाल में विदेश मंत्री रहे तारिक अजीज की जेल में मौत हो गई है। 79 साल के अजीज सद्दाम हुसैन के सबसे करीबी सलाहकारों में शामिल थे। 2010 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, हालांकि इस पर अमल नहीं हो सका। 2003 में तारिक अजीज ने अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इराक में शांति बहाली के लिए उन्होंने वेटिकन में पोप से भी मुलाकात की थी। इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए भारत के टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। शुक्रवार को हुए क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी चीन के चेन लोंग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दुनिया में 12वीं रैंक के कश्यप ने 63 मिनट तक चले मुकाबले में लोंग को 14-21, 21-17, 21-14 से हराकर तहलका मचा दिया। कश्यप की विश्व के नंबर 1 लोंग के खिलाफ 9 मुकाबलों में यह दूसरी जीत है। इससे पहले कश्यप ने 2012 में इसी टूर्नामेंट में चेन को मात दी थी। वहीं भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज की टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। साइना नेहवाल को शुक्रवार को इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वांग शिजियान के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। साइना को वांग से 21-16, 12-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। शिजियान का सेमीफाइनल में छठी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की रत्नाचोक इंतानोन से मुकाबला होगा। और द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल के फाइनल में आज सेरेना विलियम्स और लूसी सफरोवा के बीच मुकाबला होगा। इस बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली सफरोवा अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल मुकाबला खेलेंगी। वह सेरेना तीसरी बार फ्रेंच ओपन और अपना 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी। सेरेना ने सेमीफाइनल में शानदार खेल दिखाते हुए स्विट्जरलैंड की टिन्या बासजकी को मात देकर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं चेक गणराज्य की लूसी सफरोवा सर्बिया की अना इवानोविच को हराकर फाइनल में पहुंची है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल मुकाबले में 8वीं वरीयता वाले स्टेन वावरिंका फाइनल में पहुंच गए हैं। वावरिंका ने शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल में 14वीं वरीयता वाले फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा को 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 से बात दी। इसके साथ ही फ्रांस का रोला गैरो पर 32 साल में पहला पुरुष एकल चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया। दूसरे ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की उम्मीद लगाए वावरिंका का सामना फाइनल में शीर्ष वरीय नोवाक जोकोविच और तीसरे वरीय एंडी मरे के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं सर्बिया के स्टार नोवाक जोकोविच और ब्रिटेन के एंडी मरे के बीच पुरुष सिंगल्स का दूसरा सेमीफाइनल खराब मौसम की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा। शनिवार को भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे जोकोविच और मरे फिर आमने सामने होंगे। पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून को जहां दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में एक व्यक्ति पर्यावरण चालीसा लिखी है और गांव-गांव जाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने की मुहिम में जुटे हैं। बारी उम्र में बच्चों की रोशनी का कम हो जाना, भैया पर्यावरण बचाना। मैनपुरी जिले में पर्यावरण संरक्षण की ये मुहिम धर्म और विज्ञान के समन्वय की अनोखी मिसाल है, जहां एक चादर पर पर्यावरण चालीसा प्रिंट कराकर लोगों में बांटी गई ताकि लोग पर्यावरण की रक्षा करें और प्रकृति का संतुलन न बिगड़े। पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि आज पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है। हमने ये मुहिम उठाई तो हमने सोचा ये एक विश्व की समस्या है, पूरे देश की समस्या है, हर व्यक्ति की समस्या है, पर्यावरण चालीसा लिखा जाए। मैनपुरी के खांके ताल गांव में हुए कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन पर भी चिंता जताई गई। वैज्ञानिकों ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मशहूर फिल्म अभिनेता और नेता सुनील दत्त की आज जयंती है। बतौर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त ने हिंदी सिनेमा, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। आइए याद करते हैं सुनील दत्त साहब को उनकी फिल्मों के जरिए। देखा दोस्त, जिंदगी ने क्या खूबसूरत करवट बदली है। ऊंचा लंबा कद, अब तुम्हारी जान हमारे रहमो करम की मोहताज है। दमदार आवाज और दूसरों की जिंदगी एक खेल, एक तमाशा, एक खिलौना। व्यक्तित्व में सौम्यता, अगर चाहता तो तेरे जैसा बन सकता था और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की और डॉक्टर बना। सुनील दत्त की शख्सियत को कुछ यूं बयां किया जा सकता है।
50 के दशक में रेडियो सिलोन में बतौर अनाउंसर करियर की शुरुआत करने वाले सुनील दत्त ने 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म से आगाज किया। रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म के साथ ही सुनील दत्त के सिने करियर की गाड़ी भी चल निकली और 1957 के दशक में आई मदर इंडिया ने उन्हें स्टार बना दिया। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन गोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे, भूखे पेट लेकर ये फसल खिला दी। इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा। सुनील दत्त ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें छाया, गुमराह, मेरा साया, सुजाता, रेशमा और शेरा जैसी यादगार फिल्में भी हैं। 1968 में किशोर कुमार के साथ आई पड़ोसन फिल्म में उनकी कॉमेडी का अंदाज भी खूब जमा। भोले भाले डब्बू प्रेमी की उनकी भूमिका भी यादगार रही। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत। सुनील दत्त ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर दिल को छू लेने वाली फिल्मों के निर्माण और निर्देशन भी किए। दहेज प्रथा की बुराई पर उन्होंने ये आग कब बुझेगी बनाई, तो कैंसर जैसी गंभीर रोग पर उनकी फिल्म दर्द का रिश्ता आज भी दर्शकों की आंखें नम कर देती है। तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। सुनील दत्त ने समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। वो 5 बार लोकसभा सांसद रहे। यूपीए 1 की सरकार में वो 2004 से 2005 तक युवा कल्याण मंत्री भी रहे। सन 2003 में वो आखिरी बार मुन्ना भाई MBBS में अपने बेटे संजय दत्त के साथ रुपहले पर्दे पर दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना। भूमि सीमा समझौता, तीस्ता जल बंटवारे, रेल संपर्क और कारोबार पर होगा जोर। ढाका में इस यात्रा को लेकर उत्साह। बारिश कम होने पर किसानों को डीजल, बिजली और बीज पर सब्सिडी। कृषि मंत्रालय ने की तैयारियों पर बैठक। अगले 48 घंटों में मानसून के पूर्वोत्तर भारत में पहुंचने की संभावना। अदालत पहुंचा 1 रैंक 1 पेंशन का मामला। मद्रास हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में केंद्र से मांगा जवाब। याचिका में लागू करने की समय सीमा बताने की मांग। पाकिस्तान के रक्षा बजट में 11% का इजाफा। रक्षा खर्च 700 से बढ़ाकर 780 अरब रुपए करने का ऐलान। तालिबान से मुकाबले के लिए बढ़ा बजट। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप से हटा भारत। 21 सदस्यों को अमेरिका का वीजा नहीं मिलने पर भारत का विरोध।